आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। परिवार निर्माण की विधि व्यवस्था। पृष्ठ 45। विषय सुव्यवस्था एक रचनात्मक प्रवृत्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आइए सुनते हैं। मित्रों, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा असाधारण है। व्यवस्था बुद्धि की गरिमा असाधारण है। उसी के आधार पर भौतिक और आत्मिक सफलता की दिशा में सुनियोजित ढंग से बढ़ा जाता है। जिसमें यह प्रतिभा नहीं, उसके सभी कार्य अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं और उपेक्षा की ठोकरों से ठुकराए जाने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। पदार्थों का विनाश करने वाले अनेक क्रमिक कीटक देखे जाते हैं, पर उन सब में बढ़कर है अव्यवस्था, जिसकी चपेट में आने पर कोई वस्तु सही सलामत नहीं बच सकती। सुव्यवस्था का ही दूसरा नाम है सौंदर्य। अभ्युदय का आधारभूत कारण भी वही है। कुरूपता और कुछ नहीं, अव्यवस्था के प्रतिफल के रूप में उसे देखा समझा जा सकता है। अस्वच्छता और कुछ नहीं, अव्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप ही गंदगी के रूप में देखा जाता है। यदि वस्तुओं को यथोचित स्थान पर यथेष्ट स्थिति में रखा जाए तो वही सुंदरता स्वच्छता बनकर प्रकट होती है। जिनका रहन सहन नहार विहार अव्यवस्थित रहता है, वे अनघड़ बने रहते हैं। दूसरों की आंखों में वे अयोग्य, लापरवाह, गैर जिम्मेदार ठहरते हैं। ऐसे लोग परिश्रम भी करते हैं, पर मनोयोग के अभाव में उन कामों को उस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाते जिसमें उन्हें सुंदर और सुव्यवस्थित देखा जा सके। रसोई घर में अव्यवस्था रहे तो भोजन न तो स्वच्छ रह सकेगा और न गुणकारी। उसमें इधर उधर की गंदगी आकर सम्मिलित हो जाएगी। ध्यान न रहने पर कोई पाक कच्चा रहेगा, कोई जल जाएगा। उसके रखने ढकने आदि में बीमारियां खामियां रहेंगी और बनाने वाले पर फूहड़ होने का लांछन लगेगा। खाद्य सामग्री बिना ढक्कन बंद किए खुली छूटी पड़ी रहे तो उसमें कृमि कीटक प्रवेश करेंगे, अपनी गंदगी छोड़ेंगे। उपयोग से पहले या बाद में वे आंगन में अस्तव्यस्त फैले रहे तो बिखरे हुए कचरे की तरह लापरवाही का विज्ञापन करेंगे। पुस्तकें जहां तहां पड़ी हुई फटने और नष्ट होने लगेंगी। कपड़े कोने में पड़े रहने पर झींगुरों और चूहों के शिकार बनेंगे। उपकरणों को जंग लग जाएगी और पैसे जहां तहां रखकर भूल जाने का स्वभाव होगा तो उन्हें कोई भी चुरा सकता है। अव्यवस्था में उतनी हानि होती है जितने कि चोरों चक्के भी मिलजुल कर नहीं कर सकते। भोजन भले ही सात्विक, संतुलित और पौष्टिक हो,
पर यदि उसे नियत समय पर नियत मात्रा में व्यवस्थित ढंग से खाया न जाए तो वह पोषण के स्थान पर शोषण का शिकार बनेगा, अपच होगा, सड़न उत्पन्न होगी और बीमारियों का निमित्त कारण बनेगा। जो आहार शरीर को सुव्यवस्थित करने हेतु बन सकता था, वही उल्टा शरीर को आदि व्याधि को नौत बुलाने में जुट जाता है। यही बात कपड़ों के संबंध में भी है। वे भले ही बीमारी कीमती हों, वे भले ही कीमती हों, पर यदि वे अच्छी तरह से ना पहने गए हों तो पहनने वाले को अव्यवस्थित सिद्ध करेंगे। साथियों, सफल वे व्यक्ति होते हैं जो योजना बनाकर काम करते हैं और उसे क्रमबद्ध रूप में पूरा करने में समग्र तत्परता के साथ जुट जाते हैं। निरंतर यह ध्यान रखते हैं कि कहीं कहाँ चूक हो रही है, किस साधन की कमी पड़ रही है। जो खामी दिखाई पड़ती है उसे वे साथ ही पूरा करते चलते हैं। तब चैन लेते हैं जब अपनी जिम्मेदारी का काम भली प्रकार पूरा कर लेते हैं। यह आदत बन जाने पर मनुष्य एक पक्षीय बनकर नहीं रह जाता, वरन अपने कार्य क्षेत्र की हर पक्ष का ध्यान रखता है और बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसे संभाल लेता है। यह बात मात्र काम धाम के संबंध में ही नहीं, व्यक्तियों के साथ संबंध निर्वाह पर भी लागू होती है। यदि शालीनता भरा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तो सद्भावना मित्रता बनकर लंबे समय तक निभती है। इसके विपरीत जिनका मूड आए दिन नरम गरम बना रहता है, एक दिन तुष्ट तो दूसरे दिन रुष्ट, एक दिन तुष्ट प्रसन्न, एक दिन दुखी रुष्ट। उनकी चंचलता पर हर कोई खिन्न रहता है। किसी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता। घरवालों तथा संबंधियों तक से खिंचाव बना रहता है। पड़ोसी भी परिचित बनकर रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठता बढ़ने पर किसी न किसी प्रकार का झंझट ही मोल लेना पड़ेगा। सामान्य जन तक निर्धारित काम में ही किसी प्रकार जुटे रहते हैं। उसमें क्या कमी रहती है और किस प्रकार क्या सुधार हो सकता है, इसका उन्हें कभी ध्यान ही नहीं उठता। कोल्हू के बैल की तरह एक नियत ढर्रे पर घूमते हुए समय काट लेते हैं। उन्हें यथास्थिति में रहते देखा गया है। किंतु जो चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, उन्हें प्रगति के लिए मार्ग मिल जाते हैं। अभ्युदय के नए मार्ग खुल जाते हैं। व्यवस्था बना सकने वालों को मैनेजर कहते हैं। इसी योग्यता वालों को गवर्नर भी कहा जाता है। ये दोनों पद बड़े सम्मान के हैं। आपको व्यवस्था बुद्धि दौड़ानी है मात्र, आप ये दोनों पदों के अधिकारी हो सकते हैं। ये दोनों पद बड़े सम्मान के हैं। उन्हें श्रेय, सम्मान और लाभ सहयोग भी अधिक मिलता है, क्योंकि काम करने की अपेक्षा
उसकी व्यवस्था बना सकना कहीं अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। 100 मजदूर किसी काम में जुटे रहकर भी किसी महत्वपूर्ण काम को सफल नहीं बना सकते, पर एक बुद्धिमान संयोजक उसी काम को सुनियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर कम श्रम में कहीं अधिक और जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह बात मात्र कारखानों उद्योगों में ही लागू नहीं होती, वरन परिवारों में सुख शांति और प्रगति का वातावरण भी इसी आधार पर बनता है। निजी जीवन का संतोषजनक सदुपयोग भी इसी आधार पर बन पड़ता है। मित्रों, संसार में जितने सफल मनोरथ व्यक्ति हुए हैं, उनमें अन्य विशेषताओं की अतिरिक्त सूझबूझ की दूरदर्शिता और जिस मार्ग पर चलना है, उसका उपक्रम ठीक प्रकार बना लेने की प्रतिभा विशेष रूप से निखर रही है। सुयोग्य मैनेजर स्वयं अधिक वेतन पाते और संबद्ध व्यवसाय को असाधारण लाभ पहुंचाते देखे गए। व्यवस्था के लिए लालायित निजी जीवन के कितने ही क्षेत्र इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार व्यवस्था बुद्धि जुड़ जाए और उत्कर्ष की चरम सीमा छूने का अवसर मिल जाए। जहां ऐसा सुयोग बन जाता है, वहां स्वल्प साधनों और अनेकानेक अड़चनों के रहते हुए भी रास्ता मिलता रहता है और अग्रगमन के लिए उपयुक्त अवसर सहज ही सामने आ खड़ा होता है। मित्रों, व्यवस्थापक को एक पक्षी चिंतन का शिकार नहीं रहना पड़ता। व्यवस्थापक को एक पक्षी चिंतन का शिकार रहना नहीं पड़ता, वह समस्या के अनेक पक्षों पर ध्यान देता है। संभावनाओं में मात्र उपलब्धियों को ही ध्यान में नहीं रखता, वरन संभावित कठिनाइयों का भी ध्यान रखता है। दोनों की समीक्षा करता है और न्यायाधीश की तरह दोनों पक्षों की बात सुनकर बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला करता है। ऐसे ही फैसले यथार्थता के निकट होते हैं और सुविधाओं का श्रेष्ठतम सदुपयोग एवं अड़चनों से बचने तथा उन्हें काटने की पूर्व तैयारी रहने से ऐसे अवसर प्रायः हल ही हो जाते हैं, जिनके कारण मुसीबतों में फंसते और असफलता का मुंह देखना पड़ सकता था। मित्रों, समस्याएं, योजनाएं शतरंज की तरह होती हैं। उसमें गोट चलने के साथ साथ आगे पीछे की सभी बातें सोचकर तब चाल चलनी पड़ती है। जो अपनी अकल से या दूसरों के बताने पर बिना आगा पीछा सोचे चलना आरंभ कर देते हैं, उन्हें लाभ कम और हानि अधिक उठाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। असफलता आरंभिक कल्पना में अति सरल और अति निकट जान पड़ती है। सफलता आरंभिक कल्पना में अति सरल और अति निकट जान पड़ती है। जो अपनी बढ़त की राह पर चल सके और अड़चनों का सामना बिना अधिक शक्ति व्यय किए सरलतापूर्वक कर सके, बुद्धि उसमें समान हो। बुद्धि सब में समान होती है, पर उसे व्यवस्था बुद्धि के रूप में परिणत करने के लिए न केवल चिंतन मनन की
वरन व्यवहारिक बुद्धि के संचय और प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। साथियों, परिवार के हर सदस्य को इस विशेषता से सुसज्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए गृहपति को या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहिए और साथ में घर के हर सदस्य को लेना चाहिए। घर के छोटे दायरे में भी ऐसे कितने ही काम होते हैं जो देखने में छोटे लगने पर भी आदतों में सुरुचिपूर्ण, कलात्मक एवं श्रमशीलता की अपेक्षा करते हैं। इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिलजुल कर घर के सभी काम निपटाने की नई योजना बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए। घर का कामकाज प्रायः महिलाओं के जिम्मे रहता है। वे ही घर की चार दीवारी के अंदर होती रहने वाली हलचलों को संभालने की जिम्मेदारी संभालती हैं। बड़े बूढ़े, बच्चे तथा पुरुष उस क्रियाकलाप के दर्शक अथवा उपभोक्ता मात्र बनकर रहते हैं। बड़े बूढ़े हैं। इससे बड़ी हानि यह होती है कि कार्यरत महिलाएं एकाकी जुटी रहने के कारण बोर होती रहती हैं। अत्यधिक व्यस्तता में एक ही प्रकार का काम करते करते वे अपनी मानसिक कोमलता खो बैठती हैं और बंधुआ मजदूरनी की अपनी हैसियत पर घुटन भी अनुभव करती हैं। इससे उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर असाधारण दबाव पड़ता है। व्यवस्था बुद्धि घर के हर सदस्य में जगे, छोटे कामों में भी तत्परता बरतना और रस लेना आरंभ करें। इसलिए उपयुक्त तरीका यही है कि घर के सभी कार्यों में सभी सदस्य अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप हाथ बटाएं और नियत समय पर नियत कार्य करने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार रहें। मित्रों, घर में अनेक काम होते हैं। उनमें सफाई, सजावट, मरम्मत के 3 काम ऐसे हैं। सफाई, सजावट और मरम्मत के 3 काम ऐसे हैं जिन पर कम से कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें निरर्थक समझा जाता है, जबकि वस्तुतः सार्थक कार्य वही हैं जो घर को कलात्मक स्तर का बनाते हैं और आगंतुकों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करते हैं। यह व्यवस्था मनोरंजन का एक उत्तम साधन और अनुभव अभ्यास की अभिवृद्धि भी करती है। साथियों, घर में अनेक काम होते हैं जिनमें भोजन बनाना, कपड़े धोना, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सफाई करना और उन्हें यथास्थान सजा कर रखना, उन्हें नित्य कर्म की गणना में रखा जा सकता है। ये सब काम नौकरों या महिलाओं के जिम्मे न छोड़ें। नौकरों या महिलाओं के जिम्मे न छोड़कर न छोड़ें। साथियों, यह व्यवस्था मनोरंजन का एक उत्तम साधन है और अनुभव अभ्यास की अभिवृद्धि भी कराती है।
करती है, कराती है। घर में अनेक काम होते हैं, भोजन बनाना, कपड़े धोना, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सफाई करना और उन्हें यथास्थान सजा कर रखना। इन्हें नित्य कर्म की गणना में रखा जा सकता है। ये सब काम नौकरों या महिलाओं को के जिम्मे न छोड़कर घर के सभी लोगों को इनमें हाथ बटाना और सहयोग देना चाहिए। इसमें खेल जैसा आनंद आता है। जिन पर वजन लदा रहता है उन्हें हल्कापन अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त कुछ काम ऐसे भी होती हैं जिन्हें यदा कदा ही किया जाता है, जैसे पुस्तकों की मरम्मत, घर की टूटी फूटी वस्तुओं का सुधार, घर की पुताई, किवाड़ों का, फर्नीचर का रंग रोगन। इनको भी यदि मिलजुल कर किया जाए तो उतने भर से व्यावस्थिक बुद्धि बढ़ेगी और परिवार के हर सदस्य को सूझबूझ वाला परिश्रमी बनने का अवसर मिलेगा। साथियों, साथ साथ खाना, खेलना, संगीत, सहगान, सत्साहित्य का वाचन और श्रवण, सामूहिक उपासना जैसे आधार बनाकर घर में अनुशासन की एक नई प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। पक्षियों को दाना पानी का प्रबंध करके उन्हें अपने आंगन में फुदकने और प्रसन्न होने का दृश्य देखा जा सकता है। घरेलू शाक वाटिका, पुष्प वाटिका का आरोपण करने से भी रचनात्मक प्रवृत्ति के परिपोषण का एक आधार बन सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। आपको इसी पुस्तक से अंतिम विषय उदार सहकारिता पढ़कर सुनाते हैं अगले वीडियो में।